राष्ट्रगाथा चैनल के श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से 1757 से 1947 190 वर्ष के कालखंड में जिन वीर वीरांगनाओं ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, उन अज्ञात, अल्पज्ञात, पूर्ण रूप से अज्ञात ऐसे हुतात्माओं को, नायक नायिकाओं को मैं आपके सामने ला रहा हूं। उनका इतिहास में कहीं दूर दूर तक स्थान नहीं उनको मिला, और ऐसे लोगों के जीवन, उनके कार्य, उनका योगदान, उनका बलिदान, उनकी कुर्बानी जीवित रहनी चाहिए थी। अमर तो वो हो गए, लेकिन समाज का दायित्व था कि उनके क्रियाकलापों को लोगों के सामने ला करके हर पीढ़ी के नौजवान के सामने एक आदर्श रखते कि देश की सेवा के लिए, देश के ज़रूरत के समय और देश के बुलावे पर हर कोई व्यक्ति, हर आयु वर्ग का, इसी स्वतंत्रता संग्राम में कितने ही बाल बालिकाएं, किशोर किशोरियां, युवा युवतियां, 80-80 साल के लोग भी युवाओं से ज्यादा ऊर्जावान देश के लिए समर्पित हो गए। ऐसे सब लोगों को भुला दिया गया और हमें बताया गया आज़ादी किसने लेके दी है। चलिए इसकी चर्चा बाद में करते हैं। अभी हम देखें उन अज्ञात लोगों की लंबी श्रृंखला जो मैंने आपके सामने रखी है। लगभग 572, 572, 73 वीडियोज इस संबंध में आप तक पहुंची हैं। आज उसी पंक्ति में, श्रृंखला में एक और नौजवान मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जो देश की स्वतंत्रता के लिए कितने कष्ट, कितनी बड़ी चुनौतियां, कितने बड़े दंड समय समय पर आते गए, वो झेलता गया, काम करता गया, और आखिर तक, आखिरी श्वास तक उसने कहीं भी कमजोरी नहीं दिखाई, झुका नहीं, रुका नहीं, थका नहीं। ऐसे ऊर्जावान नौजवान का नाम था श्री गोविंद राम वर्मा। का नाम तो कल आपने सुना था। ये गोविंद चरण कर, गोविंद चरण कर इस नाम का ये नौजवान, इसके मन के अंदर देशभक्ति के विचार दिल रूपी समुद्र में क्या हिलोरे ले रहे थे, ठाठे मार रहे थे, कैसे उमड़ उमड़ के बाहर आ रहे थे। आइए चलते हैं, देखते हैं जरा गोविंद चरण कर को। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। ब्रिटेन चाहता था कि युद्ध में भारत भी सहायता करे। ब्रिटेन उस युद्ध में इन्वॉल्व था, भारत को कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो लोग यहाँ राज्य कर रहे थे, उनका साम्राज्य था, तो उनकी इच्छा थी। अब वो चाहता था कि धन के रूप में भी सहयोग मिले और सेना भी उस मोर्चे पर भेज दी जाए, भारतीय सेना को भी। ये यहाँ का जनमत नहीं चाहता था, और जनमत के विरुद्ध भारतीय सेना को उन मोर्चों पर झोंक दिया गया। लेकिन क्रांतिकारियों ने, क्रांतिकारी विचारों वालों ने, कट्टर देशभक्त जो लोग थे देश के अंदर, उन्होंने इस नीति का विरोध किया। बंगाल उस समय क्रांतिकारियों का गढ़ था। बंगाल में क्रांतिकारियों की एक संस्था, अनुशीलन समिति, इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रही थी। अनुशीलन समिति का एक सदस्य गोविंद चरण कर ब्रिटिश विरोधी अभियान में पूरी तरह से जुट गया, सक्रिय हो गया। पहले तो गोविंद चरण कर ने युवकों के संगठन तैयार किए, टोलियां युवकों की अलग अलग स्थानों पर।
कमाल की ऊर्जा थी और कमाल की योग्यता थी। और बाद में ये करते हुए साथ में जब संगठन खड़े हो गए युवकों के, तो साहित्य प्रचार प्रसार द्वारा साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध घृणा का प्रचार किया, जोश का प्रचार किया। लोगों के अंदर पूरी तरह से जब ये बोलता था तो खून उबलता था। इस तरह के योग्यता का मालक ऊर्जावान गोविंद चरण कर आगे बढ़ रहे थे। अब ये सब चल रहा था तो पुलिस की नज़र में तो आना ही था ना, पुलिस की नज़र में आना था। और वो ब्रिटिश सरकार जो थी वो इसको गिरफ्तार करने में बहुत उत्सुक थी। दोनों का आंख मिचौली का खेल चलना शुरू हो गया। ये हाथ नहीं आ रहा था और ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि इसको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। एक दिन उत्तर बंगाल क्षेत्र में भारी संख्या में पुलिस ने गोविंद चरण कर को धान के खेत में घेर लिया। संख्या में बहुत अधिक पुलिस दल, अच्छे हथियारों से लैस, आड़ लेकर गोलियां चला रहे थे। अरे धान के पौधे क्या रक्षा करते गोविंद चरण की। कोई गन्ने का खेत होता तो शायद बात कुछ और होती, वो घना होता है। ये छोटे छोटे पौधे, और जहां कहीं भी छिपने की कोशिश करते और मुकाबले में गोलियां चलाने की कोशिश करते, वहां का धान का खेत हिलता तो पुलिस वालों को वहां निशाना लगा करके गोली चलाना और भी सरल हो जाता। हाँ, पूरी तरह से इतना होने पर भी ये गोविंद चरण कर ने जमकर मुकाबला किया, कई पुलिस वालों को घायल किया। पुलिस की गोलियां लगने के कारण गोविंद चरण कर भी अचेत होकर धान के खेत में ही गिर पड़ा। पुलिस ने इसी दिशा में उसे गिरफ्तार किया अचेत अवस्था में। मुकदमा चलने पर गोविंद चरण कर को कलकत्ता न्यायालय ने 8 वर्ष का कठोर कारावास का दंड, कहां का, अंडमान जेल भेज दिया गया। धरती का नर्क। जिस समय गिरफ्तार करके लाए थे वो अस्पताल में लेके गए थे, वहां बहुत कुताही हुई इलाज के अंदर। जैसे कैसे कुछ गोलियां उसके शरीर से निकाली, लेकिन कुछ गोलियां शरीर में ही रह गई। जब गोविंद चरण कर को अंडमान जब वो पहुंचा तो उसकी दिशा बिगड़ने लगी। वहां के डॉक्टर्स को पता नहीं चल सका क्या कारण है, क्यों बिगड़ रहा है। जब वो बिल्कुल मरणासन स्थिति तक पहुंच गया तो डर कर, ये सोच करके कि यहां इसका मृत्यु यहां होना इसका वो अच्छा नहीं है, तो जेल से मुक्त कर दिया गया। कलकत्ता पहुंचने पर गोविंद चरण कर के परिवार के लोगों ने और उसके सहायकों ने, मित्रों ने उसका अच्छा इलाज करवाया। उसका ऑपरेशन करवाया और शरीर में रह गई गोलियां बाहर निकाल ली गई। धीरे धीरे गोविंद चरण कर का स्वास्थ्य अच्छा होने लगा। अब उसे समझ लो नया जीवन मिला। गोविंद चरण कर शांत बैठ जाने वाले लोगों में भी नहीं था भाई। अनुशीलन समिति के क्रियाकलापों में फिर से उसे जोश खरोश के साथ जुट गया। अनुशीलन समिति की ओर से जोगेश चंद्र चटर्जी को उत्तर प्रदेश में संगठन कार्य के विस्तार के लिए भेजा गया, परंतु वो वहां गिरफ्तार हो गए, गिरफ्तार कर लिए गए। और उनके गिरफ्तार होने पर
गोविंद चरणकर को उत्तर प्रदेश में भेजा गया अनुशीलन समिति के द्वारा। लखनऊ में जब काकोरी ट्रेन डकैती के अंतर्गत, सबके ध्यान में आ गया होगा, मैं कई दिनों से काकोरी ट्रेन डकैती का राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और सभी का दे रहा हूं। उन्हीं दिनों वहां काकोरी ट्रेन डकैती के अंतर्गत व्यापक गिरफ्तारियां हुई, तो गोविंद चरणकर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इसका उसके साथ कोई संबंध नहीं था काकोरी कांड के साथ, उस पर भी झूठे आरोप लगा दिए गए। बंदा तो खतरनाक था ना उनकी नजरों में। उनको लगा कि इस बहाने जब बाकियों को फांसी दे रहे हैं, सजाएं बड़ी बड़ी दे रहे हैं, तो इसको भी दे दो। काकोरी केस में वो फिर एक बार फिर आजन्म काला पानी का दंड सुना दिया गया। कोई संबंध नहीं था इस केस के साथ उसका भाई। ब्रिटिश सरकार की बदले की भावना का शिकार एक देशभक्त नौजवान देश की, या कहना चाहिए कि वो काला पानी की आजन्म जेल में फिर से डाल दिया गया, शिकार हो गया। सोचिए जरा, धरती का नरक, घोर नारकीय, जिसकी कल्पना भी नहीं आप कर सकते। नरक की भी तो कल्पना हो जाती है, कहीं कहीं पढ़ते हैं आप। इतना भयंकर, जहां कहते थे कि यहाँ के कैदी जब जाते थे तो उनका कहना था कि वहां 6 मिनट भी निकालना मुश्किल था। सोचिए जरा कितना स्थान होता था, कितने काली कोठरी होती थी, रोशनी नहीं होती थी, कैसे सब कुछ एक छोटे से स्थान पर शौच आदि से लेकर और जो भी भयंकर शारीरिक मानसिक रूप का जो टॉर्चर हो सकता है कि बंदा टूट जाए और माफी मांग करके वापस चला जाए, नहीं तो यहां मर जाए। गोविंद चरणकर सारा जीवन संघर्ष करते हुए, वरना जब वो अंडमान से आ गए थे, कलकत्ता में इलाज हो गया था, वो चाहते तो थोड़ा शांत होकर बैठ सकते थे, लेकिन संकल्प था देश की स्वतंत्रता के लिए आखिरी श्वास तक काम करने का। ऐसे संकल्प लेकर के काम करने वाले लोग, फांसी के तख्तों पर झूलने वाले लोग, अंडमान की घोर नारकीय जेल के अंदर ही लंबी यातनाएं सहते सहते वहीं पर दम तोड़ने वाले लोग, और भारतीय जेलों के अंदर बहुत कठोर कारावास की लंबी यातनाएं, वो होते होते उनको फेस करते करते वहीं पर दम तोड़ने वाले लोग, और जो बाहर आ गए उनके साथ भी क्या क्या होता है, क्या क्या होता है। बहुत सारे उदाहरण हैं भाई। 2 दिन 2 मिनट, 4 दिन 4 मिनट, आधा दिन सत्याग्रह करने वाले तो शहीद हो गए। वो तो देश के क्रांति, वो कहलाए भारत की स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी। और जो सचमुच में इतनी बड़ी अंग्रेज सरकार को, क्रूर सरकार को सशस्त्र चुनौती दे रहे थे, ये जानते हुए कि सशस्त्र चुनौती देने का मतलब है मौत, हमेशा हथेली पर रखकर चलते थे। इस तरह के शौर्य और वीरता के नए पृष्ठ लिखने वाले महान नायक नायिकाओं को, वीर वीरांगनाओं को मैं आपके सामने ला रहा हूं। अब थोड़ा सा विचार करिए, जरूर सोचिए। मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफर ही ना थे। कांग्रेस ने आजादी दिलाई, जिसको बनाने वाला एक अंग्रेज, सर A.O. ह्यूम इटावा का कलेक्टर, और शुरू का एक बनर्जी भारतीय प्रेसिडेंट था। उसके बाद तो 12 प्रेसिडेंट
और 1914 तक प्रेसिडेंट भी ब्रिटिश सरकार के यहाँ के सेक्रेटरीज हुआ करते थे और उनका कांग्रेस बनाने का हेतु कुछ स्वतंत्रता देना था, अरे अपना रक्षा कवच खड़ा करना था। मैं इस बारे में बहुत कुछ बोल चुका हूं, लेकिन दो बातें ध्यान में रखिए। गांधी अंग्रेजों का खड़ा किया हुआ था कि नहीं था, इस पर तो बहस हो सकती है, लेकिन गांधी के क्रियाकलाप अंग्रेजों को सूट करते थे। और नेहरू 100%, नेहरू का बाप और ऐसे और भी कई, वो अंग्रेजों के पेरोल में थे। और भारत की सत्ता जातिवार किसको देनी है तो उनका हीरो पंडित जवाहरलाल नेहरू था। उस तक सत्ता पहुंचाने के लिए महात्मा गांधी की जरूरत थी। मार्क्सिस्ट के अंदर जिसका स्थान बन जाए, स्थान बनने दो, आंदोलन करने दो। सत्याग्रह के कारण इसकी आवाज, इसका कद ऊंचा हो जाएगा। हमें जब जरूरत पड़ेगी तो ये हम इसका प्रयोग कर सकेंगे। और हम देखते हैं कि वो सब हुआ। वो सारा खेल बताने का आज समय नहीं है। आज श्री गोविंद चरणकर को हम देख रहे हैं कि इतना सारा होने के बाद भी आखिर में फिर 8 जन्म काला पानी के दंड के लिए भेज दिया गया। ऐसे सारे हुतात्माओं को, ऐसे क्रांतिवीरों को, नायक नायिकाओं को, वीर वीरांगनाओं को, ऐसे स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में आहुत होने वालों को, अपनी आहुति देने वालों को, भारत मां की गुलामी की बीड़ियां काटने के लिए स्वयं कट जाने वालों को नमन। इस चैनल के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि। हाँ, अभी 190 वर्ष का समय, और उस 190 वर्ष में भी अभी जो मैं ले रहा हूं वो 1924 से 42 तक, केवल ये 18 ईयर्स, और 18 ईयर्स में भी मैं 150 क्रांतिकारी, मोर देन 150 क्रांतिकारी आपके सामने ला चुका हूं। चलिए इस श्रृंखला को और आगे बढ़ाएंगे। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।